अब बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4 इन्वेंट्री। अब इसको हम लोग प्यार से स्टॉक कह के भी बुलाते हैं। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि भाई स्टॉक क्या होता है। जब भी हम लोग मार्केट जाते हैं, मार्केट में जो भी शॉप्स होती हैं, शॉप्स के अंदर जो भी प्रोडक्ट रखा होता है बेचने के लिए, तो जो प्रोडक्ट होता है बेचने के लिए इसी को हम लोग कहते हैं स्टॉक। अब कई बार क्या होता है, हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं और ये जो शॉप ओनर है, शॉप ओनर कहता है कि सर जो प्रोडक्ट आप चाहते हो वो प्रोडक्ट हमारे गोडाउन में रखा हुआ है। अब हमें 2 मिनट का टाइम दीजिए, हमारा जो छोटू है आपका जो प्रोडक्ट है वो ले आएगा अपने गोडाउन से। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई जो भी शॉप ओनर की शॉप होती है उसमें जो प्रोडक्ट रखे होते हैं बेचने वाले, प्लस जो भी उसके गोडाउन में प्रोडक्ट रखे होते हैं बेचने वाले, उसको हम लोग कहते हैं स्टॉक। अब आपको जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करोगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे और क्लाइंट्स आपसे कहेंगे सर हमें लोन लेना है, हमारी बैलेंस शीट बना दीजिए। तो भाई आप मुझे ये बताओ आप उससे क्या बात करोगे। हाँ भाई खड़े हो जाओ, आप ही से बोल रहा हूँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बताओ क्या बात करोगे। दिल से बोलना, दिल से बोलोगे तो मेरे दिल तक आवाज जाएगी। बोलो। भाई कह रहा है कि भाई हम असेट्स पूछेंगे और लायबिलिटीज पूछेंगे। अरे भाई बैठ जाओ, चल तू बता, खड़े हो जा, बता। हाँ ये सही बोल रही है, ये कह रही है सबसे पहले हम पूछेंगे कि भाई आपका धंधा क्या है, आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पूछते हैं कि भाई आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। सर आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है या आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। अभी जो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है इसकी इन्वेंट्री अलग होती है और ये जो ट्रेडिंग का बिजनेस होता है इसकी इन्वेंट्री अलग टाइप की होती है। ट्रेडिंग में क्या होता है भाई, हम लोग होलसेल में प्रोडक्ट खरीदते हैं फिर उसको बेचते हैं। तो ट्रेडिंग में जो भी प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट्स फॉर रीसेल, ये आपके इन्वेंट्री में आते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है, जो भी आपका रॉ मटेरियल होता है, साथ में जो भी आपके फिनिश प्रोडक्ट होते हैं और साथ में जो भी आपके पार्शियली कंप्लीटेड फिनिश प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि जो भी फैक्ट्री में फिनिश प्रोडक्ट बन रहा होता है, जिसे हम लोग प्यार से वर्क इन प्रोग्रेस भी बोलते हैं, वो भी आपका इन्वेंट्री का पार्ट होता है। तो भाई इन्वेंट्री आपने देख लिया। अब इन्वेंट्री क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में सीखेंगे चैप्टर नंबर 4 में। अब होता है क्या है, हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का, 31 मार्च को प्रॉफिट निकाला जाता है। अब 31 मार्च की जो इन्वेंट्री होती है उसको हम लोग कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री। यहाँ पे मैंने आपको बताया था किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम ये चेक करते हैं कि जो भी शॉप ओनर होता है उसकी शॉप में, उसकी गोडाउन में कितने गुड्स रखे हैं, यानी कि कितने प्रोडक्ट्स रखे होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्टॉक, उसको हम लोग कहते हैं इन्वेंट्री। तो 31 मार्च को जो भी उसकी शॉप में और जो भी उसके गोडाउन में प्रोडक्ट रखे होते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक। अभी जो 31 मार्च को हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं उसके लिए क्लोजिंग स्टॉक की सही वैल्यू पता होना बहुत ज़रूरी है। और क्लोजिंग स्टॉक की भाई सही वैल्यू आएगी तभी आपका सही प्रॉफिट आएगा। तो भाई ये जो चैप्टर नंबर 4 है इसमें हम लोग जो भी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के बहुत सारे मेथड्स होते हैं वो सीखेंगे, बहुत सारी पॉलिसीज सीखेंगे। अब बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5 कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि भाई फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं। तो भाई जो असेट आपको 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट देते हैं वो हमारे फिक्स्ड एसेट होते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो भी असेट आप हेल्ड करके रखते हो लेकिन आपका मकसद उनको बेचना नहीं होता है, तो फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं, जो आपको मोर देन 12 मंथ्स आपको बेनिफिट देते हैं। दूसरा, ये भाई रीसेल के लिए नहीं होते हैं, तो ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था मशीन का। अभी जो हम लोग मशीन खरीदते हैं अपने बिजनेस में, मशीन क्या काम करती है भैया, हमारे जो भी रॉ मटेरियल होता है उसको फिनिश प्रोडक्ट बनाने में काम करती है। मान लो ये जो मशीन है इसकी जो लाइफ है वो है 10 साल और इसकी जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो है 10 लाख। अब अकाउंटिंग क्या कहती है, ये जो 10 लाख की एक्विजिशन कॉस्ट है, ये जो 10 लाख की एक्विजिशन कॉस्ट है इसको आप एक अकाउंटिंग पीरियड में मत दिखाओ। ये जो 10 लाख की एक्विजिशन कॉस्ट है इसको आप एलोकेट कर दो, इसको आप बांट दो डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स में। अभी जो मशीन है ये आपको बहुत लंबे समय तक फायदा देगी, ये आपको नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड्स तक बेनिफिट देगी।
नंबर ऑफ अकाउंटिंग ईयर तक बेनिफिट देगी। तो ये जो 10 लाख की कॉस्ट है इसको हम लोग 10 सालों में बांट देंगे 1-1 लाख करके। तो ये जो 1-1 लाख करके आप ये बांट रहे हो ना, इसी को हम लोग कहते हैं डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन रियल में ये होता है। और डेप्रीसिएशन जब आप छोटे बच्चे थे तब आप क्या पढ़ते थे? डेप्रीसिएशन का मतलब कि भाई असेट की वैल्यू में जो भी गिरावट आ जाती है वो हमारा डेप्रीसिएशन होता है। तो भाई चैप्टर नंबर 5 है, वहाँ पे हम लोग डिटेल में सीखेंगे डेप्रीसिएशन क्या होता है। फिर डेप्रीसिएशन में जो भी पॉलिसीज होती हैं, एसएलएम मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड, हम लोग सब डिटेल में सीखेंगे। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस। अब सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 की बात करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। अब यहाँ पे पहले मैं इरेज कर देता हूँ ये ऊपर का। अब बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट समझाने के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखो बिजनेस में उधार में डीलिंग बहुत होती है। बिजनेस में जो उधार के ट्रांजैक्शन होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो होते हैं बिजनेस में बहुत सारे होते हैं। अब कई बार क्या होता है, जो भी सेलर होता है वो उधार देने की स्थिति में नहीं होता है, और जो बायर होता है ना वो इमीडिएट पेमेंट यानी कि नगद में पेमेंट करने की स्थिति में नहीं होता है। तो यहाँ पे सेलर क्या कर सकता है, सेलर एक डॉक्यूमेंट बनाता है। ये जो डॉक्यूमेंट होता है इसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखता है और बायर से कहता है, बायर तू मुझे इस पे साइन करके दे। मान लो इन लोगों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसमें जो क्रेडिट पीरियड है, उसमें जो उधार है वो 3 महीने का है। ये सेलर कहता है कि तू मुझे 3 महीने बाद पेमेंट कर देना, और ये सारी की सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो इस डॉक्यूमेंट में लिख देता है और इस बायर से कहता है तू मुझे साइन करके दे दे। अभी जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को सेलर बैंक के पास ले जा सकता है और बैंक से पैसे इमीडिएटली ले सकता है, नगद में पेमेंट ले सकता है। यहाँ पे जो बैंक है, बैंक को चार्जेस डिडक्ट करता है। और ये जो डॉक्यूमेंट होता है इसी को हम लोग कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो हमारा सेलर बनाता है। ऐसे ही जो प्रॉमिसरी नोट होता है वो हमारा बायर बनाता है। प्रॉमिसरी नोट में जो बायर होता है, बायर कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें 3 महीने के बाद तुम्हारा पेमेंट कर दूंगा। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज को और डिटेल में हम लोग बाद में सीखेंगे। और ये जो प्रॉमिसरी नोट है जहाँ पे बायर प्रॉमिस करता है कि मैं पैसा दे दूंगा, और प्रॉमिस करने के बाद अगर वो भाग जाता है तो फिर लीगली क्या क्या हो सकता है वो सब हम लोग डिटेल में सीखेंगे यूनिट नंबर 1 चैप्टर 6 की बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट में। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 2 सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। अब कई बार क्या होता है, जो भी नए नए बिजनेसमैन होते हैं, जो भी स्टार्टअप्स होते हैं, जो भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे होते हैं मार्केट में, तो उन्हें बहुत ही हार्डशिप का फेस करना पड़ता है क्योंकि उनका प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा होता है। तो ऐसे में वो लोग क्या करते हैं, वो एक पॉलिसी अपनाते हैं सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। जैसे कि आपने अमेज़ॉन पे देखा होगा, अमेज़ॉन पे क्या होता है 10 डेज़ की प्रोडक्ट रिफंड या रिप्लेसमेंट वारंटी होती है। ऐसे ही वो लोग भी क्या करते हैं, वो जो अपना प्रोडक्ट होता है वो कहते हैं कि भाई आपको प्रोडक्ट अगर पसंद में आ जाता है अपने पास रख लीजिए, अगर नहीं पसंद में आता है तो आप उसे वापस कर लीजिए। तो भाई यहाँ पे इसकी अकाउंटिंग कैसी होती है ये हम लोग सब सीखेंगे यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 6 के। इसके बाद यूनिट नंबर 3 आती है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट क्या होता है? अब देखो होता है क्या है, बिजनेस को ग्रो करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे जो लिखा है ना कंसाइन, कंसाइन का मतलब होता है भेजना। यहाँ पे कंसाइन का मतलब होता है सेंड करना। अब होता क्या है, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, जैसे कि अभी मेरा बिजनेस यूपी में है, अब मैं चाहता हूँ मेरा जो बिजनेस है वो बहुत ग्रो करे। मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो बुक है वो पूरे इंडिया में बिके। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक सप्लायर से कांटेक्ट करता हूँ जो कि दिल्ली में है, दिल्ली में उसका स्टोर है। मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई मेरी ये जो बुक्स हैं वो अपनी स्टोर पे रख लो और प्लीज़ इनको बेचो आप, मैं आपको कमीशन दूंगा। तो भाई ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को हम लोग कहते हैं कंसाइनमेंट। यहाँ पे मैंने गुड्स कंसाइन करे हैं, यहाँ पे मेरी जो बुक्स हैं इसको मैंने कंसाइन किया है, और बदले में वो क्या करता है, बदले में जो दूसरा जो डीलर है वो क्या करता है, कुछ पैसा चार्ज करता है जिसे हम लोग कहते हैं कमीशन। तो भाई ये आपका कंसाइनमेंट होता है, शॉर्ट में मैंने आपको बताया है। कंसाइनमेंट को हम और डिटेल में सीखेंगे यूनिट नंबर 3 में चैप्टर नंबर 6 की। इसके बाद आता है हमारा एवरेज ड्यू डेट। अभी एवरेज ड्यू डेट क्या होता है इसको मैं थोड़ा इरेज करके बताता हूँ आपको। अभी देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई बिजनेस में उधार में ट्रांजैक्शंस बहुत सारे होते हैं। तो अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ये समझाने के लिए एवरेज ड्यू डेट क्या होता है।
देखो होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक व्यक्ति है राम जो कि बायर है, और एक व्यक्ति है श्याम जो कि सेलर है। अब होता क्या है, राम श्याम से बहुत सारे गुड्स खरीदता है। अब ये राम खरीदता है 1 अप्रैल को, फिर उसके बाद 1 मई को खरीदता है, उसके बाद 1 जून को खरीदता है, लेकिन इसका पेमेंट नहीं करता है। ये सारे के सारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी कि उधार वाले ट्रांजैक्शंस होते हैं। और ये श्याम से कहता है कि तुझे सारा का सारा पेमेंट मैं 30 जून को कर दूंगा। अब यहाँ पे पता है प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि भाई यहाँ पे इंटरेस्ट का नुकसान हो सकता है। अगर यहाँ पे राम लेट पेमेंट करता है, यानी कि 30 जून को पेमेंट करता है, तो यहाँ पे श्याम का नुकसान है। श्याम का मैं यहाँ पे एस लिख देता हूँ, यहाँ पे श्याम का नुकसान है, और जो राम है, राम का यहाँ पे गेन है। क्योंकि राम यहाँ पे क्या कर सकता है, इस 3 महीने में पैसा कहीं और लगा सकता है और वहाँ से ब्याज कमा सकता है। जैसे कि मान लो ₹1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया। अब ये मान लो ये 3 महीने हैं, 3 महीने में इस पे जो इंटरेस्ट आता है वो मान लो होता है ₹1000 का। तो 3 महीने बाद राम के पास 1,01,000 रुपए होंगे। तो यहाँ पे राम का बहुत फायदा है, क्योंकि राम पैसा कहीं और इन्वेस्ट करके अर्न कर सकता है। और अगर यहाँ पे अर्ली पेमेंट हो जाता है, अर्ली पेमेंट का मतलब अगर ये जो पेमेंट है वो 1 अप्रैल को होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो श्याम है, श्याम का गेन हो जाएगा, और जो राम है, राम का नुकसान हो जाएगा। यहाँ पे अगर श्याम को अर्ली पेमेंट मिल जाता है तो राम का नुकसान होगा, राम कहीं पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। और श्याम का फायदा कैसे है, श्याम कहीं पैसा इन्वेस्ट करके 1,01,000 रुपये कमा सकता है। तो यहाँ पे एवरेज ड्यू डेट क्या होता है? एवरेज ड्यू डेट का मतलब होता है हम कोई ऐसी बीच की डेट निकालेंगे। ये जो 3 महीने हैं 1 अप्रैल से लेके 1 जून तक, यहाँ पे हम लोग कोई ऐसी बीच की डेट निकालेंगे जहाँ पे ना तो राम का कोई नुकसान हो, ना ही राम को कोई फ़ायदा हो, और ऐसे ही ना तो श्याम को कोई नुकसान हो, ना ही श्याम को कोई फ़ायदा हो। तो ये एवरेज ड्यू डेट क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में सीखेंगे यूनिट नंबर 4 में। इसके बाद आता है यूनिट नंबर 5, अकाउंट करंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि भाई इंटरेस्ट क्या होता है उधार के ट्रांजैक्शंस में। अब ऐसे ही जब 2 पार्टीज के बीच में बहुत सारी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है, बहुत सारे उधार के ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उसके लिए एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है जिसमें बहुत सारी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है। और ये जो अकाउंट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंट करंट। तो भाई अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 7, 8, 9, 10, ठीक है।